हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लेकर आ गए आपके सामने एनएमएस एग्जाम 2023 के वेरी मोस्ट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आगे एग्जाम होने वाले हैं, उसमें बहुत ही हेल्पफुल सहायक होने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो विद्यार्थियों, आप सभी को बता दें, आपकी ये साइंस की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखें और अपनी नोटबुक के अंदर इस क्वेश्चन को नोट करें ताकि आपको आने वाले आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। तो आप रोज़ाना हमारी क्लास को ज्वाइन करें। आज के बाद आप सभी को साइंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलने वाली है, तो आप निश्चित ही हमारे साथ जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं, आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देख लेते हैं। आप सभी रेडी रहें और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके और ज़रूर बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं और आपको क्लास कैसी लग रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, घास में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता। वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रकार अपन भोजन करते हैं उसी प्रकार पादपों के अंदर भी भोजन का संचय होने के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूरत होता है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि जो घास होता है यानी पेड़ पौधे होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता, वो किस रूप में होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी है सेल्यूलोज, सी है लैक्टोज, डी है माल्टोज। इसमें आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा ग्लूकोज यानी कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और कौन सा प्लांट के अंदर पाया जाता है। प्लांट के अंदर मैं आपको बता दूं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन ये पाए जाते हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं यानी मानव के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें आपको यही पूछा गया है कि मानव के अंदर ऐसा कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट है जो पचाया नहीं जा सकता, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सेल्यूलोज जो मानव है वो कभी इसको पचा नहीं सकता, यानी ग्लूकोज, लैक्टोज और माल्टोज को वो पचा सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को नोट करना है। तो आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है अपन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि लाइकेन इनके बीच सहजीवी संबंध होता है। आपको पूछा गया है कि लाइकेन है जो किस किस के बीच का संबंध होता है जिसमें सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी का अर्थ क्या होता है? सहजीवी का अर्थ होता है जो दोनों अपना जीवन साथ साथ व्यतीत कर सके और अपना पूरा जीवन एक दूसरे पर निर्भर रह के जी सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा है जो सहजीवी संबंध बना के रखते हैं। ए ऑप्शन है जीवाणु और विषाणु, बी ऑप्शन है प्रोटोजोआ और जीवाणु, सी ऑप्शन है कवक और जीवाणु, डी ऑप्शन है शैवाल और कवक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने आपको पूछा गया लाइकेन के बारे में, तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शैवाल और कवक जो है जो सहजीवी का कार्य करते हैं, यानी लाइकेन के बीच कौन सा कार्य करते हैं? सहजीवी का कार्य करता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ध्वनि की गति अधिकतम होती है। आपको बताना है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम के अंदर सर्वाधिक होती है। ए ऑप्शन है निर्वात, बी ऑप्शन है गैस, सी ठोस, डी द्रव। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि ध्वनि की गति है वो सर्वाधिक किस में होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी ठोस के अंदर। तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताओ हमें कि सर्वाधिक तो ठोस के अंदर होती है, लेकिन
अगर आपका ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाए कि सबसे कम किस्में होती है, तो इसका आपको कमेंट के अंदर राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में और रिपीट होने के पूरे चांस है। तो इस क्वेश्चन मैं आप सभी को बता दूं, ये क्वेश्चन आप नोट करके रखें ताकि आने वाले आपके एनएमएस एग्जाम में किसी भी स्टेट के हो, आपके वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं जो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ए ऑप्शन है ओम, बी है एम्पियर, सी डेसिबल, डी ऑप्शन है कूलाम। तो इसमें आपको बताना है कि विद्युत धारा को किसके अंदर मापा जाता है। ए ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि विद्युत धारा को किस में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर के अंदर। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आपको ये सभी जो आपको आंसर है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि जैसे कि डेसिबल हो गया, ये डेसिबल किसको है, ध्वनि को मापने का यंत्र है। अब की बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा है, डेसिबल। डी ऑप्शन है कूलाम। कूलाम किसको मापते हैं, आपको बताना है। कूलाम किसके अंदर मापते हैं, कूलाम को किस में मापते हैं, ओम को किस में मापते हैं, कूलाम के अंदर मापते हैं। जिस प्रकार आपको पूछा गया भार को किस में मापते हैं, कूलाम के अंदर मापते हैं। भार को न्यूटन के अंदर भी मापते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यह विद्युत धारा का पूछा है, तो इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन आपको अब की बार ध्वनि के बारे में पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि अगर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आप सभी को बताइए कि हर प्लांट और हर जंतु के अंदर अलग अलग होती है। तो इसमें आपको मनुष्य के बारे में पूछा गया है कि सबके अंदर मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 44, बी है 46, सी ऑप्शन है 45, डी ऑप्शन है 47। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि मनुष्य के अंदर है वो गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी। आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक वीडियो ये दोस्तों तक पहुंच सके और वो अपनी क्लास का पूरा फायदा ले सके। तो आपको कमेंट के अंदर बताना है कि मटर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब की बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बताना आपको मटर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे बताना आपको 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। इसमें आपको बताना है कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी किस भाग के अंदर होती है। ए है जांघ की हड्डी, बी कान की हड्डी, सी हाथ की हड्डी, डी पसलियों की हड्डी। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे मजबूत या सबसे लंबी हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ की हड्डी होती है, वो सबसे लंबी हड्डी होती है। यानी ए आंसर इसका राइट होने वाला है। आपको बता दूं कि अब की बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, स्टेपिज हो जाएगी। यानी स्टेपिज हड्डी है जो कहाँ पाई जाती है, कान के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर भी राइट आंसर हो सकता है। अगर आपको छोटा पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो आपकी कान की हड्डी है वो सबसे छोटी हड्डी है। एंड इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है उदासीनीकरण। क्या क्वेश्चन है, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। आपने जब किसी अम्ल व क्षार की क्रिया करवाई तो इससे क्या बनता है। जब अम्ल और क्षार को लेते हैं तब क्या बनता है, उदासीन होता है। तो उदासीन के अंदर आप किसी चीज को लेते हैं तो उसके अंदर क्या बनने वाला है। ए ऑप्शन है लवण और जल, बी अम्ल और जल, सी लवण और हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है लवण और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को पता होगा उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है, लवण और जल बनता है। यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है। आपको बताना है कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है। ए ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, कोयला और वायु। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है
कि ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है वो क्या है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा वायु, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। वायु के अंदर आपको अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको पवन चक्की भी दिया आंसर आ जाए तो आपको पवन चक्की करके आना है, क्योंकि पवन चक्की किससे चलती है, वायु से चलती है, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये नाइट्रिक अम्ल हो गए, इसके आपको छोटे मोटे क्वेश्चन जिसके अणुसूत्र आपको रट के जाने हैं, जो आपके एग्जाम के फेवरेट होते हैं वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है H2SO4, बी ऑप्शन है HCl, CHNO3, डी ऑप्शन है AgNO3। इसमें आप सभी को बता दूं H2SO4 किसका सूत्र होता है, सल्फर का होता है। बी HCl किसका होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन बताते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। आपको पूछा गया नाइट्रिक अम्ल का, तो इसमें नाइट्रिक अम्ल का कौन सा होगा, HNO3, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। सी आंसर इसका राइट होने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रतिजैविक पदार्थ एंटीबायोटिक किसके द्वारा खोजा गया। प्रतिजैविक पदार्थ है जो एंटीबायोटिक वो किसके द्वारा खोजा गया। ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, सी वाटसन और क्रिक, डी ऑप्शन है लुईस पास्चर द्वारा। इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक था वो किसके द्वारा खोजा गया। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। वाटसन और क्रिक ने क्या दिया था, वाटसन और क्रिक ने जो कोशिका के लिए एक सिद्धांत दिया था, वाटसन और क्रिक ने जो तरल मोज़ेक मॉडल पर आधारित था वो वाटसन और क्रिक ने दिया। लुई पास्चर ने क्या किया था, लुई पास्चर ने एक टीके की खोज की थी, जिसके अंदर लुई पास्चर ने बताया कि मनुष्य के अंदर टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की, लुई पास्चर ने की। तो इसमें एडवर्ड जेनर ने भी एक टीके की खोज की थी जो कृत्रिम रूप था, प्राकृतिक रूप यानी प्रतिजैविक पदार्थ नहीं था, वो एक आर्टिफिशियल रूप में एडवर्ड जेनर ने एक टीके की खोज की थी। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम धातु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत क्रियाशील होती है उसको कहाँ रखी जाती है। इसमें आपको पूछा गया है कि सोडियम और पोटेशियम धातु होती है जो सर्वाधिक क्रियाशील होती है, उसको कहाँ रखे जाते हैं। ए ठंडे जल में, बी हवाबंद डिब्बे में, नमक में और मिट्टी के तेल में। आपको पता ही है इसको कहाँ रखा जाता है, इसको संपर्क में बचाने के लिए कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है मेलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें आपको बताना है कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो विद्यार्थियों इसके अंदर दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसका सर्वाधिक ऊष्मीय मान कैलोरी मान यानी सर्वाधिक है। कैलोरी में या ऊष्मीय मान के अंदर सर्वाधिक मान किसका है। ए लकड़ी का, बी पेट्रोल, सी LPG, डी हाइड्रोजन। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर, इसके अंदर आपको बताना है कि राइट आंसर किसका होगा। इसके अंदर राइट आंसर होने वाला विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोजन। डी आंसर है इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म से ग्रसित लड़कियों इसमें से भरपूर भोजन खाने की सलाह देती हैं। जो मासिक धर्म चलता है आपको सभी को पता है 14 दिन के अंदर, उसमें लड़कियों को भरपूर भोजन खाने की सलाह दी जाती है। उस भरपूर भोजन के अंदर किस पोषक तत्व यानी किस न्यूट्रिएंट की मात्रा सर्वाधिक हो, जिससे कि इससे इतना परेशान नहीं होना पड़े। इसमें आपको बताना है ए ऑप्शन है वसा, बी प्रोटीन, सी ऑप्शन है फास्फोरस और आयोडीन, डी ऑप्शन है लौह तत्व और कैल्शियम। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लौह तत्व और कैल्शियम। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है जंग किसका ऑक्साइड है। जो आपके जंग लगती है किसी
लौ पर जंग लगती है। तो आप सभी को इसमें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही है, इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है तांबा, बी एल्यूमिनियम, सी लोहा और डी जस्ता। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। आपको पूछा है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी उदासीन, सी अम्लीय और डी उभयधर्मी। धात्विक ऑक्साइड, धातु से बनने वाले ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? धात्विक ऑक्साइड। उसकी प्रकृति पूछा यानी उसका आपको नेचर पूछा गया है कि वो किस प्रकृति यानी किस नेचर की होती है। एसिड होती है या फिर साल्ट होती है या फिर उदासीन होती है। तो इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी को पता है इसका राइट आंसर होगा यानी क्षारीय होगा, यानी एसिड नहीं होगी, बेस होगी, यानी बी है ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम एक उदाहरण है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का उदाहरण है, ये सभी को पता है, लेकिन इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ये इंद्रधनुष है जो किसके कारण बनता है? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विक्षेपण और प्रकाश प्रकीर्ण। इसमें आपको बताना है कि ये जो स्पेक्ट्रम है किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश विक्षेपण, यानी सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है त्वरण किस प्रकार की राशि है, यानी त्वरण है वो किस प्रकार की राशि है। ए अदिश, बी सदिश, डी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सदिश राशि। आप क्लास को पूरा देखें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, आपको क्लास के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बाकी विद्यार्थियों से आपको बहुत कुछ सीख के और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा करने का अवसर मिलेगा। आपको हमारी पूरी क्लास देखनी है और आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये साइंस के जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूरे करवाएंगे। तो इसमें आपका आगे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ए ऑप्शन प्लास्टिक, बी लेक्लाइट, सी पीवीसी और डी पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बेकेलाइट, यानी बी आंसर इसका राइट होने वाला है। अपन थोड़ा अब जल्दी चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं, थोड़े जल्दी चलते हैं और आपको इसके अंदर फटाफट आंसर राइट करने हैं और नोटबुक के अंदर आपको नोट करने हैं। आगे क्वेश्चन है वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग के द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा भाग है। ए ऑप्शन जड़, तना, पोषक और पत्तियां। आप सभी को पता है पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, यानी डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुझा हुआ चूना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना होता है CaO यानी CuO, NaOH और CaOH होल ट्वाइस। इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि बुझा हुआ चूना आपको बताना है। इसके अंदर आपको अच्छे से बता दूं आपको कि बुझा हुआ चूना किसी चीज को बुझाने के लिए या किसी आग को बुझाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? पानी का प्रयोग करते हैं। तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? CaOH। जिसके अंदर भी OH होगा यानी OH ट्वाइस होगा यानी H2O होगा, वो बुझाने का कार्य करेगा। तो कैल्शियम CaO होगा जो बिना बुझा चूना होगा। अब की बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? CaO। इसमें पूछा गया है बुझा हुआ चूना, यानी डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और आपको इसमें लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया कि आपको घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी जो अंतिम बेंच पर बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर देखने पर स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, परंतु जब वह सामने बैठता है तो आसानी से देख रखा है, वह किस दोष का परिणाम? वेरी सिंपल क्वेश्चन। और आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था इसको और इतनी सारी लैंग्वेज लिख के पूछा गया है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है कि इसमें ये पूछा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी दूर से किसी विद्यार्थी को नहीं दिखाई दे रहा है तो वो किस दृष्टि दोष से ग्रसित होगा। आप सभी को पता है इसके अंदर दूरदृष्टि, जरा दृष्टि, वर्णनता या निकट दृष्टि दोष। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निकट दृष्टि दोष। जिसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई दे, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जिसको नजदीक की वस्तु
दिखाई नहीं दे और दूर की वस्तु दिखाई दे उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ऐसी दोनों के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पादप जगत और जंतु जगत की वो प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है, विशेष एरिया के अंदर पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है? ए लुप्त प्रजातियां, विस्थानीय प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां और खतरे की प्रजातियां। तो इसमें आपका राइट आंसर बताएगा किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है। तो इसमें आपको स्पष्ट ध्यान दिखाई दे रहा होगा स्थानिक प्रजाति, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? आपको पूछा गया कौन सी गैस है जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जल वाष्प और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर आपका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी H2SO4 और NO3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है? अगर कोई वस्तु नियत चाल से गति कर रही है तो उसमें दूरी और समय का ग्राफ क्या होगा? ए ऑप्शन है सरल रेखा, बी वक्रीय रेखा, सी परलीय रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसके अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? इसके अंदर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी सरल रेखा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता किस? मीटर पैमाना, थर्मोमीटर पैमाना, रिक्टर पैमाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी रिएक्टर पैमाना के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का कार्य क्या है? आपको पूछा गया विटामिन के का कार्य क्या है? आंख को बचाना, स्वस्थ मसूड़ों के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, रक्त थक्का बनाने के लिए। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? डीएनए की क्रियात्मक इकाई आपको पूछा गया है। सूत्रकणिका, जीन, हरितलवक और राइबोसोम। तो विद्यार्थियों सभी को पता है डीएनए के अंदर जीन पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? डीएनए की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख में किस वस्तु पर? इसमें आपको पूछा गया आंख के किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? ए कॉर्निया, दृष्टिपटल, आंख की पुतली और आइरिस। दृष्टिपटल शब्द से स्पष्ट हो रहा है, दृष्टि यानी देखना और पटल यानी पर्दा, जिसमें दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा, यानी किस पे बनता है? दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या एक गैर संपर्क बल है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, मांसपेशीय बल, घर्षण बल और डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है इनमें गैर संपर्क बल कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो गैर संपर्क बल है, यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक अशुद्ध शक्ति का मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अशुद्ध शक्ति का मान कितना होता है? 846 वाट के, 1000 वाट के और 746 वाट के और 100 वाट के। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 746 वाट। आगे चलते हैं प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ने पर टकरा कर वापस लौटती है, तो ये किसके कारण लौटती है? अभिलंब के कारण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अपवर्तित किरण। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? आपको बताना है कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी यूरेनियम, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरेनियम में जो है जो नाभिकीय क्रिया ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह है वो किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह है किसके कारण होता है? प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन, आयंस। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि समस्थानिक परमाणु में क्या समान होता है? समस्थानिक परमाणु के अंदर क्या समान होता है? ए ऑप्शन है प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी आयंस।
तो इसमें आपको बताना है कि समस्थानिक, आपको ये कंफ्यूजन करेंगे समस्थानिक, समबारिक और सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें आपको पूछा गया कि समस्थानिक, जिसका स्थान समान हो उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो इसमें आपको पूछा गया है कि समस्थानिक, समस्थानिक मतलब किसी परमाणु के अंदर आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 होते हैं। सभी को पता है जो प्रोटॉन होता है वो क्या कार्य करता है, जो प्रोटॉन होता है किसी परमाणु की संख्या को बताता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, उसके अंदर चार्ज है उसको बताता है। न्यूट्रॉन क्या करता है कि उसके अंदर जितने भी आयंस हैं उसको न्यूट्रॉन यानी वो गिन के रखता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एक ही होते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि समस्थानिक, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो भार को बताते हैं कि किसी परमाणु का भार कितना है, वो न्यूट्रॉन बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन के समान होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि समस्थान समान बताने के लिए मतलब क्या होता है, स्थान समान बताने के लिए प्रोटॉन होता है, यानी ए आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगर आपको ऐसी क्लास चाहिए तो हमें आगे तुरंत कमेंट के अंदर बताना। आपने ये पूरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।